गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? कमेंट्स विजिबल नहीं है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा कंफर्म कीजिए। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू ऑल। तो क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? मुझे बताइए। एक मिनट रुकिएगा जरा। तो क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा मुझे जल्दी से बताइए। सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? क्या हम लोग स्टार्ट करें? एक मिनट मुझे कंफर्मेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करें। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताना जरा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। क्या पढ़ा था आप मुझे बताओ जरा। ग्लाइकोलिसिस, सभी को ग्लाइकोलिसिस याद है? आज हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताइए जरा, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का सोर्स क्या है? सन। तो सन की एनर्जी को कौन ट्रैप करता है? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? उस सन की एनर्जी को किसके फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं? दे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स के फॉर्म में उनको स्टोर कर लेते हैं। अब हमको यदि वो एनर्जी चाहिए तो हमको उन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? आप मुझे बताइए जरा। उन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसी तोड़ने से, इस तोड़ने को ही हम क्या बोल देते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसमें सबसे पहली प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है? ग्लाइकोलिसिस। तो मुझे बताइए जरा, सबसे पहले क्या होगा? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा। हमने क्या बोला था? ग्लूकोज। बताइए जरा जल्दी से। हमने बोला था ना 6 भाई थे। बताइए जरा क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने क्या बोल दिया था? 6 भाई थे। अब मुझे बताइए जरा, 6 भाइयों की क्या करा दी थी? शादी करा दी थी। तो आप मुझे बताइए जरा, शादी कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी, मतलब एटीपी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एटीपी की। और किसकी जरूरत पड़ेगी? बारात की। उस बारात को हमने क्या बोला था? काइनेज। अब मुझे बताओ जरा, ये काइनेज दो टाइप का हो सकता है। या तो हम हेलीकॉप्टर में बारात ले जा सकते थे, या फिर आप मुझे बताइए जरा, हम किस में बारात ले जा सकते हैं? जेट प्लेन में। तो मुझे बताना, एक हो जाएगा हेक्सोकाइनेज। एक क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। एक क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज। और एक क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। वन इज द ग्लूकोकाइनेज। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। ग्लूकोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस, ग्लूकोकाइनेस बन जाएगा। यदि आप मुझे बताओ ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है, यदि ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है तो हम किसको यूज करें? हेक्सोकाइनेस को या ग्लूकोकाइनेस को? हम किसको यूज करें? आप मुझे बताओ। यदि ये मोर है तो हम यूज करेंगे ग्लूकोकाइनेस को। यदि ये लेस है तो हम किसको यूज करेंगे? हेक्सोकाइनेस को। मुझे बताना जरा। हेक्सोकाइनेस इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। ये किस में प्रेजेंट होता है? हर सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, ग्लूकोकाइनेस जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? ओनली लीवर। किस में प्रेजेंट होता है? आप मुझे बताइए जरा। ओनली लीवर में प्रेजेंट होता है। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर है?
बताइए जरा, जो डिफरेंस हेलीकॉप्टर में और जेट प्लेन में, हेलीकॉप्टर कम स्पीड में चलता है, कम लोगों को ले जा सकता है, जेट प्लेन ज्यादा स्पीड में चलता है, ज्यादा लोगों को ले जा सकता है। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो चलो जरा, तो अब आप मुझे बताना यहां पर जैसे ही हम इसको लेंगे तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आप मुझे बताओ जरा, ये ग्लूकोज का 6 फॉस्फेट ही क्यों बना? क्या रीजन है कि ग्लूकोज का 6 फॉस्फेट ही बना? बताइए जरा। तो अब आप इसको समझना, इसको समझने के लिए आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए जरा, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देखना केवल और केवल एक ही कार्बन जो है वो बाहर है और बाकी सारे कार्बन जो है वो क्या है? रिंग में है। तो जो रिंग वाला कार्बन होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। केवल और केवल एक ही कार्बन है जो रिंग से बाहर है। आप देखना जरा, यहां पर आप देखो, ये वाला कार्बन है ये इनएक्टिव, क्योंकि रिंग में ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव। लेकिन ये वाला जो कार्बन है दिस इज एक्टिव कार्बन। तो इसी से कौन जुड़ जाएगा? फॉस्फेट। कौन जुड़ जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। फॉस्फेट। तो क्या बन जाएगा? बोले जरा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा कि यहां पर जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, मैंने आपको क्या बोला था? शादी के बाद में अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग फिर जाता है। यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या बन जाएगा? फिर से आप मुझे बताइए जरा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। और मुझे बताना, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है और फॉस्फेट भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सोज। हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या नाम हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, जैसे ही इसका दिमाग फिर गया, इसने डिमांड कर दी कि भाई एक और शादी कराई जाए। तो अब आप मुझे बताओ जरा, एक और शादी कराई जाए इसका मतलब क्या कराया जाए? एक और एटीपी का इस्तेमाल किया जाए। ये एटीपी का इस्तेमाल किया, फिर से बारात की जरूरत पड़ेगी। पहले आप मुझे बताइए जरा, बारात किसकी थी? अकेले 6 कार्बन की शुगर या ग्लूकोज की, इसीलिए इसका नाम हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज था। लेकिन अब आप मुझे बताना, इसके साथ में फॉस्फेट भी है और फ्रक्टोज भी है, तो इस काइनेज का नाम क्या हो जाएगा? आप बोलिए जरा जल्दी से। इस फॉस्फेट का फॉस्फो ले लेते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। फॉस्फो। इसका फ्रक्टोज का फ्रक्टो ले लेते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? फ्रक्टो। और आप मुझे बताइए जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? काइनेज, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? पीएफके। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताइए जरा। पीएफके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या बोल देते हैं? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये दूसरी शादी, यही दूसरी शादी इस पूरे ग्लाइकोलिसिस का सबसे मेन स्टेप है। यही डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा। सभी को ये बात समझ में आ गई? यही डिसाइड करता है कि आगे रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होगी। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताना जरा, जैसे ही यहां पर ऐसा हो जाएगा, वैसे ही आप मुझे बताइए यहां पर क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्लियर हो गया? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब 2 फॉस्फेट आ गए जो कहां से आए? एटीपी से आए। देखिए, इनके पास जो फॉस्फेट आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? एटीपी से आ रहे हैं। और आप मुझे बताओ, इनमें एनर्जी होती है, तो जब एनर्जी वाले आएंगे इनके पास जुड़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तबाही मचाएंगे, बिल्कुल मचाएंगे। तो यहां पर आप देखना, क्योंकि ये जो फ्रक्टोज है, बहुत अच्छे से इस बात को समझना, ये मान लीजिए फ्रक्टोज है, तो इस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो। इस फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में ये बना दिया मैंने इस तरीके से, ये बना दिया मैंने इस तरीके से। तो आप मुझे बताना जरा, ये सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, एक फॉस्फेट यहां जुड़ गया, एक फॉस्फेट यहां जुड़ गया, तो दोनों फॉस्फेट जब जुड़ गए तो इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि जिसकी वजह से ये टूट जाता है बीच से। तो जब ये बीच से टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। बीच से टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। ये क्या हो जाएगा? बीच से टूट जाएगा। तो जैसे ही ये बीच से टूट जाएगा तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरफ एल्डिहाइड, एक तरफ कीटोन। तो बताइए जरा, एक तरफ क्या बन जाएगा? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और एक तरफ आप मुझे बताइए जरा क्या बन जाएगा?
ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम PgAl भी बोलते हैं। ये Al रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड, ये Al रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड। बताइए जरा, ये Al क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर एंजाइम कौन सा आ जाएगा? बताइए जरा, उनकी अम्मा का नाम क्या था? एल्डोलेज। क्या नाम था उनकी अम्मा का नाम? एल्डोलेज। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इनका नाम क्या हो जाएगा? एल्डोलेज। क्या नाम हो जाएगा? फिर से आप मुझे बताइए जरा, एल्डोलेज। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना जरा, जैसे ये G3P में कन्वर्ट हो गया, वैसे ही आप मुझे बताइए जरा, इसको एक ऑफर आ गया कि भाई पागल लड़की से शादी कर लो। क्या कर लो? पागल लड़की से शादी कर लो, उसके बदले में ब्लैंक चेक दे देंगे। तो ये क्या करेगा आप मुझे बताइए जरा, फटाफट आप मुझे बताइए। यहां पर आ जाएगा NAD+, और ये NAD+ क्या करेगा? इससे हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। रिमूव हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन। और जब ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा तो मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और कुछ ही हाइड्रोजन को निकाला तो इसीलिए ये कहलाएगा पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा आप मुझे बताइए जरा? पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही ये ऐसा कर देगा तो इसके ऑक्सीडेशन से ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-BPG। कल याद करो, मैंने आपको BPG के बारे में पढ़ाया था। कल जब हमने पढ़ा था, याद करिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर, तब मैंने आपको बताया था। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अब मुझे बताओ, ऐसा एंजाइम जो इससे हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहां पर एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? डिहाइड्रोजिनेस। किससे निकाल रहा है? G3P से। तो एंजाइम का नाम हो जाएगा G3P डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम हो जाएगा? G3P डिहाइड्रोजिनेस। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या नाम हो जाएगा इसका? G3P डिहाइड्रोजिनेस। सभी को क्लियर है? एक बार जरा ईमानदारी से बताओ, इतना तक सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अब मुझे बताओ जरा, ये जो 1,3-BPG बन गया, अब ये क्या करेगा? अपने एक फॉस्फेट को निकाल देगा, तो यहां बच जाएगा 3PG। और अब जब ये फॉस्फेट को यहां से निकालेगा तो इस फॉस्फेट को लेने के लिए ADP आ जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। तो यहां पर पहला गेन हुआ। और मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी ATP का लेन देन हो, हमेशा काइनेज आएगा। कौन आएगा आप मुझे बताइए? हमेशा काइनेज आएगा। पहले ऊपर वाले के नाम पर था, अब किसके नाम पर आएगा? नीचे वाले के नाम पर, 3PG काइनेज। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? 3PG काइनेज। इतना सभी को याद है? केवल इतना पहले आप अभी अपनी कॉपी में 5 बार लिखिए। इतना आप अपनी कॉपी में 5 बार लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कल बताया था बेटा कि क्लास जो है वो 1:15 से है। रुको जरा, मैं मैसेज भी कर देता हूं एक बार। लो, मैंने मैसेज भी कर दिया। ठीक है, हो सकता है नोटिफिकेशन आप ना देख पाए हो, तो सभी ने लिख लिया। एक बार जरा जल्दी से आप मुझे बताइए, इसको सभी को बन गया? सभी को बन गया। जिन बच्चों ने ये चैप्टर एक भी बार नहीं पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस बस यदि नहीं पढ़ा है, तो वो लोग एक काम जरूर करना कि मैंने जो आपका लेक्चर पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2, उसको आप देख लेना। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में तो हमारा प्लांट एनाटॉमी का पूरा रिवीजन हुआ था ना। तो लेक्चर नंबर 2 आप लोग एक बार ग्लाइकोलिसिस का देख लेना, ठीक है। और लक्ष्य वाले जो बच्चे हैं वो लोग देख लेना, उनको भी लास्ट क्लास जो रिवाइज कराई थी उसको आप लोग अच्छे से देख लेना। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस समझ में आएगी तभी क्रेब्स साइकिल समझ में आएगी, तभी आपको बाकी सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलो जरा अब आप मुझे बताना, तो यहां पर मैं फिर से इसको रिवाइज कर लें। तो मुझे बताओ जरा, हमने क्या बोला? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बन गया? बोलिए जरा जल्दी से। सबसे पहले मैंने क्या बोला? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्लियर हो गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के टुकड़े हो गए किसमें? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और किसमें टुकड़े हो गए आप मुझे बताइए जरा? G3P में। किसमें टुकड़े हो गए? G3P। इसी को हम क्या बोल देते हैं? PgAl। क्या बोल देते हैं इसको? PgAl।
अब आप मुझे बताओ जरा इसका क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा 13 BPG। 13 BPG से क्या बन जाएगा, भगा देंगे 3 PG, या फिर इसको PGA भी बोल देते हैं, A फॉर एसिड, AR फॉर एल्डिहाइड। याद रखना इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये Al रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्डिहाइड को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे बताना जरा 3 PG से क्या बन जाएगा 2 PG। 2 PG से आप मुझे बताइए जरा क्या बन जाएगा PEP, क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा PEP, और PEP से क्या बन जाता था पायरुवेट। आप याद करिए सबसे पहले इसको भगाया, ये जो एडिशनल फॉस्फेट है इसको भगाया, तो इसको लेने के लिए कौन आ गया ADP, क्या मिल गया यहां पर ATP। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा यहां पर थर्ड वाली पोजीशन से सेकंड पे मूव कर गया था, तो एंजाइम का नाम हमने क्या बोला था, म्यूटेज। क्या बोला था हमने, याद करिए जरा, म्यूटेज। यहां पर आप मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा 3 PG काइनेज। क्या नाम हो जाएगा इसका 3 PG काइनेज। और यहां पर आप मुझे बताइए जरा इसका नाम क्या था G3P डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम था आप मुझे बताइए जरा G3P डिहाइड्रोजिनेज। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना जरा यहां पर क्या निकल गया था, पानी। क्या निकल गया था, पानी, वाटर। और यहां पर आप मुझे बताइए फिर से जो लास्ट बचा था इसको भी हटा देंगे, तो ADP इसको ले लेगा, तो क्या मिल जाएगा ATP। तो अभी तक आप मुझे बताओ 2 ATP मिले और 2 ATP यहां पर खर्च हो गए। कितने ATP खर्च हो गए, 2 ATP यहां पर खर्च हो गए। कितने ATP खर्च हो गए, 2 ATP यहां पर खर्च हो गए। यहां पर भी आप मुझे बताइए जरा काइनेज है, और काइनेज का नाम कौन सा आ रहा है, ऊपर वाले काइनेज का मतलब बताइए जरा क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और यहां पर आप मुझे बताइए एंजाइम कौन सा है, बोलिए जरा यहां पर एंजाइम कौन सा है, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम है, हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। यहां पर कौन सा एंजाइम है, एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम है आप मुझे बताइए जरा, एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम है, एल्डोलेज है। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना जरा यहां पर मैंने क्या बोल दिया था, यहां पर क्या आ जाएगा, फिर से काइनेज आ जाएगा। कौन सा काइनेज, नीचे वाला काइनेज, जिसका नाम क्या हो जाएगा पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। और यहां पर कौन आ गया था, इनोलेज। कौन आ गया था, इनोलेज। अब आप मुझे बताना जरा ये जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये देखो जरा ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें G3P में। G3P से अगेन किसमें, 13 BPG में। 13 BPG से आप मुझे बताओ जरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3 PG में। 3 PG से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 PG में। 2 PG से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PEP में। और PEP से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। तो आप मुझे बताना जरा एक ATP मिलेगा यहां से, एक ATP मिलेगा यहां से, पानी मिलेगा आप मुझे बताओ जरा इसके ऊपर, क्या मिलेगा ऊपर। और यहां पर क्या बच गया, यहां से मिलेगा NADH+H+। क्लियर हो गया। यहां भी क्या मिलेगा आप मुझे बताओ जरा, NADH+H+। तो मुझे ईमानदारी से बताइए क्या ग्लाइकोलिसिस सभी को याद है। यदि ग्लाइकोलिसिस सभी को याद है तो एक बार जरा बढ़िया से तीर चला दीजिए। क्या आपको ग्लाइकोलिसिस अच्छे से याद है, फटाफट मुझे बताइए कि आपको ग्लाइकोलिसिस अच्छे से याद है। मैंने आपको इसका एक एक स्टेप बहुत डिटेल में बताया है। और मुझे बताइए जरा ये फर्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप, ये जो 3 स्टेप हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे स्टेप दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। समझ में आ गया, ऐसे भी जाते हैं ऐसे भी जाते हैं, केवल ये जो स्टेप है ये एक बार में इसी तरफ जाएंगे। समझ में आ गया, मतलब कैसे, आप इस तरीके से समझना कि जैसे आप मुझे बताओ जरा ये यदि इस तरफ जा रहे हैं तो इसी तरफ जाएंगे, इसी तरफ जाएंगे, इसी तरफ जाएंगे एक बार में। क्लियर हो गया। लेकिन उसी समय ये बाकी जो है वो दोनों तरफ चल रहे होंगे, दोनों तरफ साइमल्टेनियसली पूरे टाइम चल रहे होंगे। क्लियर हो गया। यदि रिवर्स ग्लाइकोलिसिस चल रही होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, लेकिन बाकी दोनों जो है वो क्या होंगे, दोनों डायरेक्शन में चलते रहेंगे। क्या होंगे आप मुझे बताओ जरा, दोनों डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलो सर आप रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि प्लांट की जो सन की एनर्जी है वो फोटोसिंथेसिस से इन बॉन्ड्स में स्टोर हो जाती है, और प्लांट्स आर कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसीलिए इनको ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो ग्लूकोज है वो प्लांट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
अब हम इसको खा लेंगे, जैसे गेहूं, चावल, आलू, हम जो भी खाते हैं इनमें स्टार्च होता है। तो अब जब हम इसको खा लेंगे तो ये जो स्टार्च जाएगा इसका डाइजेशन होगा, स्टार्च विल फाइनली कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन होके कहां पर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा आप मुझे बताइए जरा, ब्लड में आ जाएगा। अब जब ये ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड से आप देखिए जरा क्या हो जाएगा इसका, ये कहां पर आ जाएगा, सेल में आ जाएगा। और सबसे पहले इस ग्लूकोज का तोड़ेंगे, इस ग्लूकोज को तोड़ेंगे। इस ग्लूकोज को पहली बार तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, समझ में आ गया। तो इसीलिए ये प्रोसेस हर जगह पर हर सेल में होती है बिना ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के, चाहे वो एरोबिक सेल हो चाहे वो एनएरोबिक सेल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, सब में होती है। क्लियर हो गया। ये मैंने आपको हाइड्रोजन का बताया था कि देखिए दो हाइड्रोजन है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। क्या मैं इसको अरेंज करने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूं कि यहां पर देखो टोटल कितने हैं, आप मुझे बताओ जरा, यहां पर टोटल 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक प्रोटॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल है, तो इसको H माइनस H प्लस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो NAD प्लस है वो पोलर है। मैं आपको सब बता चुका हूं, NAD प्लस क्या है, पोलर है। बहुत अच्छे से समझना, यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये आप यहां पर देखना, देखो जरा, दोनों ही हाइड्रोजन कैरियर हैं। आप देखना जरा, ये मैंने 2 हाइड्रोजन बना दिए। क्लियर हो गया। अब आप दोनों में जरा मेजर डिफरेंस देखना, यहां पर ये NAD प्लस है, क्लियर हो गया, और यहां पर आप मुझे बताना जरा ये FAD है। क्लियर हो गया। FAD जो है वो आप देखिए जरा नॉन पोलर है। ये कैसा है आप मुझे बताइए जरा, नॉन पोलर है। और यहां पर भी आप मुझे बताइए दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। कैसे हैं आप मुझे बताइए जरा, नॉन पोलर है। इनमें कोई चार्ज नहीं है, तो जब कोई भी चार्ज नहीं है तो नॉन पोलर से जुड़ सकता है। तो यहां पर आप मुझे बताना, जब ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, FADH2। क्या बन जाएगा, FADH2। लेकिन अब आप यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैसा है, पोलर। तो मुझे बताइए जरा, ये पोलर है ये नॉन पोलर है, ये इससे नहीं जुड़ सकता। ये इससे, आप देखिए जरा, ये यदि इससे जुड़ना चाहता है तो डायरेक्टली आप मुझे बताइए जरा, ये इससे नहीं जुड़ सकता। तो हम क्या करें, हम ऐसा करेंगे कि ये जो 2 हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन को क्या करें, इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां यदि शिफ्ट कर दूं, या फिर मान लो ऐसे कर दे रहा हूं, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो आप मुझे बताओ जरा, अभी ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने बना दिया H माइनस और इसको मैंने बना दिया H प्लस। अब आप मुझे बताइए जरा, ये जो दोनों बन गए ये क्या हो गए, पोलर। ये कैसे हो गए आप मुझे बताइए जरा, पोलर। अब ये जो 2 पोलर हैं ये आसानी से किससे जुड़ जाएंगे, मुझे बताना, NAD प्लस से जुड़ जाएंगे। तो मुझे बताना, ये माइनस ये प्लस न्यूट्रलाइज, क्या बन जाएगा, NADH, और ये H प्लस साइड में आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर हो गया। इसका H प्लस का साइड में आना इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ।
ये क्या हो रहा है? यहां तो क्या? अभी चालू नहीं हुआ? अभी आ गया? अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर? फिर से बता दे रहा हूं, इसको फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। मुझे बताओ जरा, यहां पर ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये इससे नहीं जुड़ सकता। तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि क्यों ना इसको भी अपने जैसा बना ले। तो यहां पर आप देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूं, दो हाइड्रोजन, इसको लिख दूं वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दूं, या फिर आप मुझे बताओ जरा इसको यहां शिफ्ट कर दूं, तो इसको लिख सकता हूं वन प्रोटॉन, और यहां पर लिख सकता हूं टू इलेक्ट्रॉन। इसको लिख सकता हूं H माइनस की H प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको लिख सकता हूं H माइनस। तो मुझे बताओ, अब ये पोलर हो गया। तो अब जब ये पोलर हो गया, अब जब ये पोलर हो गया, तो मुझे बताना जरा, यहां पर NAD प्लस से ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा NAD प्लस, और यहां पर ये आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaDH प्लस H प्लस। याद रखना, इसका अलग से H प्लस का होना इसकी NaDH की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। आप जरा ध्यान से समझना, ये जो FAD है, बहुत अच्छे से समझो। ये FAD को आप ऐसा गधा समझो, मुझसे गधा बनाते तो बनेगा नहीं। आप इस बात को अच्छे से समझना, जैसे मान लो ये FAD गधा है, समझ में आ गया? ये FAD क्या है, एक गधा है। और एक गधा आप मुझे बताइए जरा कौन है, NAD है। यहां पर ये दो गधे हैं, समझ में आ गया? अब आप देखना जरा, एक गधे के ऊपर, इस गधे के ऊपर, इस गधे के ऊपर आप देखना जरा कौन बैठा हुआ है, इसके ऊपर बैठा हुआ है H माइनस, और साइड में इसके चल रहा है H प्लस। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर दोनों के दोनों यहां पर इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो मुझे बताओ जरा, कौन तेज चलेगा, कौन धीमे चलेगा? देखो, इसके ऊपर केवल एक बैठा हुआ है। आप इस तरीके से समझना, आप इस तरीके से समझना। मान लीजिए मैं दो लोगों को अपने कंधे पे बिठा लूं, समझ में आया? ध्यान से समझना, मैं दो लोगों को अपने कंधे में बिठा लूं, पहला केस FAD वाला। दूसरा केस, मैं एक व्यक्ति को अपने कंधे पे बिठा लूं और एक व्यक्ति को ऐसे साइड में ऐसे पकड़ के चलूं। मुझे बताओ, कौन से केस में मेरी स्पीड ज्यादा होगी? केवल मुझे इस बात का जवाब दो, कौन से केस में मेरी स्पीड ज्यादा होगी? ये वाले केस में ज्यादा होगी या ये वाले केस में ज्यादा होगी? किस में होगी? ये वाले केस में ज्यादा होगी। इसीलिए आप इस बात को समझिएगा कि इसीलिए क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस 3 ATP। क्या करता है? प्रोड्यूसेस 3 ATP, और ये प्रोड्यूस करता है 2 ATP। ये भी एक रीजन है, समझ में आ गया? ये केवल रीजन नहीं है, ये भी एक रीजन है, समझ में आ गया? दूसरा रीजन क्या होता है, जब हम ETS पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, अभी हमने क्या देखा कि ग्लाइकोलिसिस को मैंने आपको क्या बोला था कि ग्लाइकोलिसिस इज हम दो हमारे दो। तो आप मुझे बताइए, हमने इनपुट क्या क्या डाला था, आउटपुट हमने क्या क्या मिला था हमको? बताओ। हमने इनपुट में डाला था 1 ग्लूकोज, क्या डाला था? 1 ग्लूकोज एंड 2 ATP। ये हमने दो चीजें डाली थी, और हमने डाला था 2 NAD प्लस, ये डाला था। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर हमको मिल गए थे दो पायरुवेट। क्या मिल गए थे? दो पायरुवेट। मुझे बताओ, इसमें 6 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है? ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ऐसे दो हैं। तो क्या यहां पर कार्बन का लॉस हुआ? मुझे केवल इस बात का जवाब दो, यहां पर क्या इस प्रोसेस में नो लॉस ऑफ कार्बन? हम क्या बोल रहे हैं? नो लॉस ऑफ कार्बन इन ग्लाइकोलिसिस, नो लॉस ऑफ कार्बन इन ग्लाइकोलिसिस। पहले आप देखिए जरा, पहले 6 कार्बन थे, अब कितने कार्बन है? अभी भी टोटल 6 कार्बन है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, अभी कोई लॉस नहीं हुआ है। अब मुझे बताना जरा, यहां पर प्रोड्यूस हुए 4 ATP प्रोड्यूस्ड,
याद रखना, यदि प्रोड्यूस्ड बोले तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए, और डायरेक्ट सबस्ट्रेट ने प्रोड्यूस किया तो इसको हम बोल देंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या मिल गए थे, दो मिल गए थे NaDH प्लस H प्लस, इसको ज्यादा बेटर है ऐसे लिखें। क्लियर हो गया, बट सिंपल वे में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 NaDH प्लस H प्लस। और आप मुझे बताइए जरा क्या मिला था, दो मिल गए थे यहां पर वाटर। अब जब हमने इसको यहां पर निकाल के देखा, अब जो हमने इसको यहां पर ऐसे निकाल के देखा, तो आप मुझे बताइए जरा नेट गेन कितना हो गया, दो मिल गए पायरुवेट प्लस दो मिल गए एटीपी प्लस दो मिल गए NaDH प्लस दो मिल गए वाटर। तो आप मुझे बताओ, हर चीज दो ही दो, दो ही दो, हम दो हमारे दो। तो ग्लाइकोलिसिस में कभी भी किसी चीज का आपसे नेट गेन पूछा जाए तो क्या आप कभी भूलोगे? आज से 10 साल बाद भी आप कभी भूलोगे? तो एक बार जरा टाइप कर दो ग्लाइकोलिसिस, हम दो हमारे दो। बिल्कुल सीधा सा है, हम दो हमारे दो। क्लियर हो गया कि जो भी चीज है, जो भी चीज मिलेगी, जो भी चीज यहां पर मिलेगी, आप मुझे बताना वो कैसे मिलेगी, दो मिलेगी। कैसे मिलेगी आप मुझे बताइए जरा, दो मिलेगी। सभी को क्लियर हो गया? बोले जरा जल्दी से, हम दो हमारे दो। कैसे मिलेगी? हम दो हमारे दो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। हो गया सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने आपको बता दिया, सिलेंडर के फॉर्म में मैंने आपको बताया था, तो मुझे बताना, देखो NAD प्लस और NADP प्लस में क्या डिफरेंस होता है। जो रिएक्शन प्लांट्स में होती है, समझना जरा, जैसे केल्विन साइकिल प्लांट में होती है, क्या हमारे अंदर केल्विन साइकिल होती है? नहीं होती। तो ऐसी रिएक्शन जो केवल और केवल प्लांट्स में होती है, फोटो रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है? नहीं होता। C4 साइकिल हमारे अंदर होती है? नहीं होती। लाइट रिएक्शन हमारे अंदर होती है? नहीं होती। तो ऐसी रिएक्शन जो केवल और केवल प्लांट्स में होती है, उनमें NAD प्लस की जगह कौन काम करता है? NADP प्लस काम करता है। कौन काम करता है? NADP प्लस काम करता है। तो आप मुझे बताओ जरा, एडिशनल फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन रिएक्शन विच आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब मुझे बताओ, देखो दोनों का काम बिल्कुल सेम है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। आप इस तरीके से समझिए, आप इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इंडिया और यूएस की, मान लो बात कर रहे हैं, तो इंडिया में आप मुझे बताइए मेन लीडर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में मेन कौन होते हैं? आप मुझे बताइए जरा, कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तो मेन काम करने वाले कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए जरा, दो जगह अलग अलग हैं तो लोग अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के काम ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का सेम काम है। तो इसी तरीके से इन दोनों का काम बिल्कुल सेम सेम है। क्या सेम है? दोनों ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाइड्रोजन सबको वो कैरी करते हैं, या फिर ये हाइड्रोजन को कैरी कर रहे हैं। देखो हाइड्रोजन मतलब दोनों चीजें आ गई, प्रोटॉन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया, याद रखना। तो ये दोनों को कैरी करते हैं। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, ये तो सब हमने स्टोरी देखी थी, आराम से पढ़ी थी। ये देखो जरा, 6 भाइयों की शादी कराई थी, इसमें हमने हेलीकॉप्टर में लेके गए थे या फिर हम जेट प्लेन में लेके गए थे, सभी को याद है? फिर आप मुझे बताओ जरा, अरे सभी को याद है कि नहीं है? बोलिए जरा जल्दी से। अब मुझे बताओ जरा, याद है सभी को? भूले तो नहीं हो? और आप मुझे बताओ जरा, जैसे ही शादी हो गई थी, शादी होते ही इनका दिमाग क्या हो गया था? फिर गया था। और जैसे दिमाग फिर गया था, तो आप मुझे बताओ जरा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया था। दिमाग फिरते ही से इसने बोला कि एक और शादी कराओ, फिर से 12 फिर से लगेगी। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपको नोट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? याद रखना, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका बनाने का तरीका। क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए जरा, यहां पर कौन आ जाएगा? एल्डोलेस। यहां पर कौन आ जाएगा? एल्डोलेस। सभी को क्लियर हो गया? तो आधे आधे हो जाएंगे, आधे इस तरफ, आधे इस तरफ, आधे इस तरफ, आधे इस तरफ। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। अब यहां पर वो ब्लैंक चेक मिल गया था, जिसकी वजह से आप मुझे बताओ, ये पागल लड़की से शादी कर ली थी, ये आ गई थी। अब यहां से कंटिन्यूअसली एसिड ही चलेगा। अब इसको भगाएंगे, तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको भगा दिया तो 3Pg बन गया। अब इन दोनों भाइयों का प्रेशर लगा तो ये बीच में आ गए, ज्यादा प्रेशर लगा, पानी निकल गया, इनोलेस, और इसको अल्टीमेटली भगा दिया तो क्या हो गया? पायरुविक एसिड, या फिर ये मिल गया। तो ये सभी को अच्छे से याद है। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? हम दो हमारे दो, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब देखो जरा, 3 तरह का फॉस्फोराइलेशन होता है। क्लियर हो गया? 3 तरह का क्या होता है मुझे बताओ जरा? फॉस्फोराइलेशन होता है। क्लियर हो गया? सबसे पहले टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है
कि देखो एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा तो एटीपी मिल गया, इसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ ऑक्सीडेशन की मदद से जुड़ गया तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन तीसरे केस में आप देखना जरा, ये सबस्ट्रेट ही फॉस्फेट दे रहा है तो इसको बोल देंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या फिर डायरेक्ट एटीपी। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, डायरेक्ट एटीपी बोलेंगे। बन जाएगा ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आप मुझे बताओ जरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ ये सब मैंने आपको रीजन बता दिया। यहां केवल एक फॉस्फेट जुड़ सकता है, दूसरा फॉस्फेट जोड़ना है तो इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब देखो जरा, पीएफके इज द पेस मेकर और चीफ रेगुलेटर। क्लियर हो गया। यही डिसाइड करेगा रिएक्शन इस तरफ जाएगी या रिएक्शन इस तरफ जाएगी। क्लियर हो गया। हाँ बेटा, जितना कोशिश हो सकता है, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। समझ में आ गया, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, क्योंकि अब देखो जरा पूरा का पूरा डिटेल में तो नहीं जा सकते, तो इसलिए क्विक वे में पढ़ाएंगे आपको काफी सारी चीजें। और जिन चीजों से मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा उनको मैं आराम से कराऊंगा, और जिन चीजों को मुझे लग रहा है कि भाई ये इनसे कोई बहुत नहीं है, काम का नहीं है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा लेकिन क्विक वे में पढ़ा दूंगा। समझ में आ गया। तो ये रिवीजन क्लास आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। क्लियर है। तो सभी को ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलिए। अब आप मुझे बताना जरा, ये सब कुछ आपको बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन है, याद रखना, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप देखो जरा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन, वो ये स्टेप है। नीट 2024 में यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आगे आ जाइए बेटा। अब कंबाइंड डीपीपी वगैरह करने का टाइम नहीं है, समझ में आ गया। अब सीधा सा टाइम है, सीधा सा टाइम है, आप फुल लेंथ पेपर करिए। आप, मैंने आपको क्या बोला कि आप 1 अप्रैल से लेकर आप 30 अप्रैल तक आप क्या करिएगे कि आप 2 फुल लेंथ पेपर करेंगे। कितने फुल लेंथ पेपर करेंगे आप? 2 फुल लेंथ पेपर करेंगे। और यदि आपने 2 फुल लेंथ पेपर और उसकी एनालिसिस कर ली, जो नहीं बनता आपने पढ़ लिया, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। जितने मार्क्स आपके साल भर आ रहे थे उससे मार्क्स आपके बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगे। और याद रखना, शुरू के 20 पेपर में आपके नंबर कम ही आएंगे। समझ में आ गया। अगले 20 पेपर में आपके नंबर ऐसे बढ़ेंगे और उसके बाद में आपके नंबर ऐसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। क्लियर हो गया कि पेपर करना जरूरी है, बिना फुल लेंथ पेपर के आपका आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये बन जाएगा। ग्लाइकोलिसिस का जस्ट उल्टा कर दो तो केल्विन साइकिल बन जाएगी। क्लियर है। ग्लाइकोलिसिस, जल्दी से पॉइंट पढ़ो, डिस्कवर्ड बाय एम्बडिन, मेयरहॉफ एंड पार्नेस। That's why it is called as EMP pathway. Anaerobic process है because it does not require oxygen. Occurs in cytoplasm or cytosol because enzyme of glycolysis are present in cytosol. Clear हो गया। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताना, पीएफके इज द पेसमेकर। पीएफके क्या है? पेसमेकर है। और नेट गेन कितने का हो जाएगा? 2 एटीपी का हो जाएगा। आगे आ जाओ। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। देखो, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज जो स्टार्च को ब्रेक कर देता है। किसमें? आप मुझे बताओ जरा। सॉरी, सुक्रोज को ब्रेक कर देता है किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। क्लियर हो गया। किसमें ब्रेक कर देता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक कर देता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, चलिए जरा। अब आप मुझे बताओ जरा, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज और लास्ट स्टेप। फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज और लास्ट मैरिज और लास्ट स्टेप। ये क्या है? इरिवर्सिबल। देखो, आप मुझे बताओ, चाहे ग्लाइकोलिसिस इस तरफ जा रही है, चाहे ग्लाइकोलिसिस इस तरफ जा रही है, ये वाला स्टेप, ये वाले स्टेप, ये वाले स्टेप, ये दोनों डायरेक्शन में हमेशा चल रहे हैं। समझ में आ गया। ये दोनों डायरेक्शन में हमेशा चल रहे हैं। क्लियर है। लेकिन यदि इस तरफ जाना है तो ये आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से हो जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप इस तरीके से समझो। आपने ट्रेन में देखा होगा, तो ट्रेन में आप मुझे बताओ, आमने सामने ऐसे बर्थ होती है। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, आमने सामने लोग बैठे रहते हैं। ठीक है। चाहे ट्रेन इस तरफ चल रही है, चाहे ट्रेन इस तरफ चल रही है, ये दोनों तो हमेशा आमने सामने बैठे रहेंगे। क्लियर है। अब ये दोनों आप इस तरीके से समझना। सपोज करो ये पर्सन है, इस तरफ बैठा हुआ है। ठीक है। अब ट्रेन इस तरफ जा रही है। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ, दूसरे केस में मान लो आप मुझे बताओ, ये पर्सन ऐसे ही बैठा हुआ है लेकिन ट्रेन इस तरफ जा रही है। तो क्लियर हो गया। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई ये तो आमने सामने बैठे हुए हैं, चाहे ट्रेन ऐसे जाए चाहे ट्रेन ऐसे जाए। क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, ये मैंने आपको बता दिया था, सी बीट सभी को याद है।
तो सी बीट आप मुझे बताना जरा, सी बीट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना जरा सी बीट, सी बीट में से यदि किसी को भी बढ़ा दोगे, एक बार सभी लोग टाइप करो सी बीट। क्लियर हो गया? सी बीट में से आप किसी को भी बढ़ा दोगे तो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। राइट का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन। सी से CO2, बी से बीपीजी, ई से एक्सरसाइज, ए से एसिड एंड एल्टीट्यूड, टी से टेम्परेचर। इनमें से यदि किसी भी चीज को बढ़ा दिया जाए, CO2 बढ़ा दो राइट में शिफ्ट, बीपीजी बढ़ा दो राइट में शिफ्ट, एक्सरसाइज बढ़ा दो राइट में शिफ्ट, एसिड बढ़ा दो राइट में शिफ्ट, एल्टीट्यूड बढ़ा दो राइट में शिफ्ट, टेम्परेचर बढ़ा दो राइट में शिफ्ट, सभी को बन जाएगा। आगे आ जाओ। तो ये क्लियर हो गया। अब आप देखो जरा फेट ऑफ पाइरुवेट। यदि सफिशिएंट ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है तो सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। और क्या करेगा आप मुझे बताओ? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये सारी चीजें नहीं है तो या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इन्हीं को हम बोल देते हैं क्या? बताइए जरा। एक को बोल देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक को बोल देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। चलो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। आप मुझे बताना, ये वाले केस में यदि मैं ऑक्सीजन को ऐड कर दूं, ये वाले केस में यदि मैं ऑक्सीजन को ऐड कर दूं तो ये स्टेप होगा या ये स्टेप रुक जाएगा? बताओ जरा जल्दी से, ये स्टेप होगा या ये स्टेप रुक जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। यदि यहां पर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर दूं तो ये जो यहां पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये होगा या फिर ये रुक जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से। बेटा सभी टेस्ट की आंसर की उसी के नीचे है, आप आंसर की पे क्लिक करना, इसके पहले वाली पे सारी आंसर की एक साथ है। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। क्लियर हो गया? तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये रुक जाएगा। क्लियर है? इसी को एक इफेक्ट बोला जाता है जिसको पाश्चर इफेक्ट बोल देते हैं। कौन सा इफेक्ट बोल देते हैं? पाश्चर इफेक्ट बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना फर्मेंटेशन को रोक देता है। इसको पाश्चर इफेक्ट बोल देते हैं। बहुत पहले क्वेश्चन आया है, कोई जरूरत नहीं है अब इसको पढ़ने की, बस मैंने आपको बता दिया। आगे आ जाइए। अब मुझे बताना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से आगे क्या होगा? ग्लूकोज से आगे क्या होगा जरा इसको आप अच्छे से समझना। तो आप मुझे बताइए, ये मैंने बना दिया ग्लूकोज में, हर चीज आपको लिख लिख के बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के कितने टुकड़े हो गए? इसके 2 टुकड़े हो गए। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? पाइरुवेट में। पाइरुवेट में कितने कार्बन है? 1 2 3, 1 2 3। अभी तक आप मुझे बताओ जरा, नेट गेन कितने का हो चुका है? 2 ATP का नेट गेन हो चुका है और 2 NADH का नेट गेन हो चुका है। इतना सभी को क्लियर है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, क्या इतना सभी को क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? और मुझे बताओ जरा, विदाउट लॉस ऑफ कार्बन, विदाउट लॉस ऑफ कार्बन, कार्बन के लॉस के बिना यहां पर इतना गेन हो चुका है। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या इतना सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या इतना सभी को अच्छे से क्लियर है? फिर से आप मुझे बताइए, क्या इतना सभी को अच्छे से क्लियर है? अब देखना जरा, अब यहां से ये इंटर कर जाएगा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये किसके अंदर इंटर कर जाएगा? इट विल इंटर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। इट विल इंटर इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। चलो हम माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। ये देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिया यहां पर? ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया। ध्यान से देखना जरा, क्या कर दिया मैंने? ये माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया। अब जैसे ये हो जाएगा वैसे ही ये इंटर हो जाएगा। ये देखो जरा, ये अंदर आ गया। क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा? ये पाइरुवेट अंदर आ गया। ये मैंने बना दिया 1 2 3 पाइरुवेट। ये मैंने बना दिया 1 2 3, ये भी पाइरुवेट। अब आप देखना यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो पाइरुवेट है, ये जो पाइरुवेट है, ये जो पाइरुवेट है, इससे सबसे पहले अब एक कार्बन उड़ेगा। क्या उड़ेगा आप मुझे बताओ जरा? एक कार्बन उड़ेगा। और वो कार्बन किसके फॉर्म में उड़ेगा? CO2 के फॉर्म में। तो ये वाला जो कार्बन है ये उड़ जाएगा किसके फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में उड़ जाएगा? CO2 के फॉर्म में। तो यहां पर भी आप मुझे बताइए, ये वाला जो कार्बन है ये उड़ जाएगा किसके फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। तो अभी मुझे बताओ, यहां पर कितने कार्बन का लॉस हुआ? यहां पर पहले एक भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर अब आप मुझे बताइए जरा, क्या हो गया? लॉस ऑफ 2 कार्बन। क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा? लॉस ऑफ 2 कार्बन। समझ में आ गया? या फिर हम ऐसे लिख लें, लॉस ऑफ 1 कार्बन फ्रॉम
ईच पाइरुवेट, हर एक पाइरुवेट से आप मुझे बताइए जरा, एक एक कार्बन का लॉस हो गया, एक एक कार्बन का लॉस हो गया, टोटल 2, और हर एक से एक एक लॉस हो गया। तो सभी को क्लियर हो गया, हर एक से एक एक का लॉस हो गया, हर एक से एक एक का लॉस हो गया। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हर एक से एक एक का लॉस हो गया। अब आप देखना जरा, जैसे यहां पर आप देखना, ये मैंने मान लीजिए पाइरुवेट बना दिया, ये देखो जरा, ये पाइरुवेट के पास 2 हाइड्रोजन है। अब जैसे ही आप देखना इस कार्बन का लॉस हो जाएगा, ये कार्बन उड़ गया, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये बेचारे हाइड्रोजन अनाथ हो जाएंगे, और ये जो 2 हाइड्रोजन अनाथ हो जाएंगे तो इनको लेने के लिए कौन आ जाएगा, इनको लेने के लिए आ जाएगा NAD+। कौन आ जाएगा? NAD+। सभी को ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहां पर इन हाइड्रोजन को सहारा देने कौन आ गया? NAD+। फिर से मुझे बताओ, इनको सहारा देने के लिए कौन आ गया? NAD+। कौन आ गया? फिर से आप मुझे बताइए जरा, NAD+ इनको सहारा देने के लिए आ गया। कौन आ गया इनको सहारा देने के लिए? NAD+ इनको सहारा देने के लिए आ गया। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, और जैसे ही इनको ये सहारा देने के लिए NADH आ गया, तो यहां से एक NADH मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा? एक NADH मिल जाएगा, और यहां से भी एक NADH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आप मुझे बताइए? एक NADH यहां से मिल जाएगा। अब आप मुझे बताओ, यहां पर टोटल कितने कार्बन बन जाएंगे? 2। कितने कार्बन बच जाएंगे? 2। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, दुनिया का रूल है, कभी भी किसी चीज का लॉस होता है ना, तो किसी ना किसी चीज का गेन जरूर होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लॉस ही लॉस हो। शुरू में लगता है कि लॉस ही लॉस हो रहा है, लेकिन लॉस हो और गेन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रात हो और दिन ना हो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इस बात को समझना कि जैसे यहां पर इसका लॉस हुआ, इसका लॉस हुआ, यहां पर किसी चीज को ऐड कर दिया जाता है, उसका नाम होता है कोएंजाइम ए। क्या जोड़ दिया जाता है? कोएंजाइम ए। तो इससे इतनी चीजों को निकाला। आप मुझे बताओ, इससे हाइड्रोजन निकल गया, इससे CO2 निकल गया, तो हमने इसको क्या दे दिया? कोएंजाइम ए। क्या बोल दिया हमने? बोला कोई बात नहीं भाई, क्या ले ले? कोएंजाइम ए ले ले। तो यहां पर ये बन गया। तो अब मुझे बताना जरा, यहां पर एंजाइम का नाम क्या आएगा? पाइरुवेट से देखो डी का, यहां से CO2 भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है, लेकिन आप मुझे बताओ ये काम आएगा, तो जो काम आता है उसी का नाम होता है, जो काम का उसी का नाम का। तो मुझे बताओ, जिसका काम उसका नाम, तो यहां पर एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? पाइरुवेट से हाइड्रोजन निकालने वाला एंजाइम, उसका नाम हो जाएगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम हो जाएगा? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। जैसे वहां पर G3P डिहाइड्रोजिनेस आया था, यहां पर एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। पाइरुवेट। क्यों? क्योंकि पाइरुवेट से निकला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर हो गया? और ये कोई एक एंजाइम नहीं होता, इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। और ये बना होता है विटामिन से, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। समझ में आ गया? आप आगे आके और पढ़ोगे काफी ज्यादा। क्लियर हो गया? इतना ही अभी आपको यहां पर पढ़ना है, आपका काम चल जाएगा। तो मुझे बताओ, इतना सभी को याद हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ, इतना सभी को ना याद हो गया? इतना सभी को याद हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, क्या यहां पर इतना सभी को याद हो गया कि नहीं हुआ? यहां पर 2 NADH मिल गए, यहां पर 2 NADH मिल गए, 2 का लॉस हो गया। चलो जरा फिर से देख लेते हैं। आप मुझे बताना, एक एक चीज को देखते जाते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज से आप मुझे बताइए जरा क्या बन जा रहा है? 2 पाइरुवेट। क्या बन गए? 2 पाइरुवेट। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं सीधे ऐसे लिख दूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसमें 3 कार्बन, यहां पर भी लिख दे रहा हूं 3 कार्बन, यहां लिख दे रहा हूं 6 कार्बन। यहां पर आप मुझे बताइए, मुझे नेट गेन किस किस का हो चुका है? 2 ATP का नेट गेन हो चुका है, +2 NADH का नेट गेन हो चुका है, विदाउट लॉस ऑफ कार्बन। विदाउट लॉस ऑफ कार्बन बताइए जरा जल्दी से। विदाउट लॉस ऑफ कार्बन, जितना आपको एग्जाम में आएगा उतना ही मैं आपको बार बार आपको लिख के याद कराऊंगा। विदाउट लॉस ऑफ कार्बन, इतना क्लियर हो गया? अब मुझे बताइए जरा, यहां से ये पाइरुवेट से अब क्या हो जाएगा?
इसमें 3 कार्बन थे, अब यहां पर बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बन जाएगा यहां पर? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा कार्बन का, ये हमने लॉस करा दिया कार्बन का। तो आप मुझे बताओ जहां जहां लॉस होगा कार्बन का वहां वहां पर NADH मिलेगा। तो यहां मिल जाएगा NADH, यहां पर भी मिल जाएगा NADH। तो मुझे बताओ यहां पर टोटल गेन कितना हो गया? यहां पर नेट गेन कितना हो गया? 2 NADH। क्लियर है? विथ, आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? विथ लॉस ऑफ 1 कार्बन फ्रॉम ईच पाइरुवेट, हर एक पाइरुवेट से लॉस हो गया। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे बताओ इस एंजाइम का नाम बता दो, इस एंजाइम का नाम बता दो जो पाइरुवेट से इस हाइड्रोजन को निकाल रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? पाइरुवेट। बताओ सर जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जल्दी से आप मुझे बताइए क्या नाम हो जाएगा? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सभी को इतना याद हो गया? बोलो जरा जल्दी से। टेस्ट एनालिसिस कैसे करें मैंने डिटेल में उसका वीडियो बनाया हुआ है, और वो उस चैनल पे पड़ा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको एनालिसिस करनी है। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो वैसे ही करेंगे। तो सभी को इतना याद हो गया? बताइए जरा जल्दी से, कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। तो यहां पर आप मुझे बताना, जब भी CO2 लॉस होगी, जब भी डिकार्बोक्सिलेशन होगा, ये 2 हाइड्रोजन को लेने के लिए ये आ जाएंगे। तो यहां पर इस पाइरुवेट से हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। अब मुझे बताओ, इसी को बोल देते हैं लिंक रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की सबसे मेन रिएक्शन है क्रेब्स साइकिल। बाहर की सबसे ज्यादा मेन रिएक्शन कौन है? चलो मैं आपको समझा देता हूं, जरा ध्यान से देखना। देखो जरा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेन रिएक्शन है वो कौन है? क्रेब्स साइकिल। बोलो जरा जल्दी से, वो कौन सी रिएक्शन है? दैट इज क्रेब्स साइकिल। यहां पर मैं बना दे रहा हूं, वो रिएक्शन कौन सी है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? आप मुझे बताइए जरा। क्रेब्स साइकिल इसका नाम है। क्लियर हो गया? बाहर की जो मेन रिएक्शन है उसका नाम क्या है? आप मुझे बताइए जरा। बाहर की जो मेन रिएक्शन है उसका नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम है? आप मुझे बताइए जरा। ग्लाइकोलिसिस। सभी को समझ में आ गया? क्या नाम है इसका? ग्लाइकोलिसिस। अब आप देखना जरा, यहां पर एक रिएक्शन आती है। ये देखो जरा, ये अंदर पाइरुवेट आ गया। यहां पर आप मुझे बताइए क्या आ गया? अंदर पाइरुवेट आ गया। और ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में, क्योंकि यही इसके अंदर जाता है। तो आप मुझे बताना जरा, जो रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस को, बहुत अच्छे से समझना, जो रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस को, सॉरी, क्रेब्स साइकिल को और ग्लाइकोलिसिस को जोड़ रही है, फिर से आप देख लो जरा। चलो ऐसे बना दे रहा हूं। तो आप मुझे बताना जरा, जो रिएक्शन, ये देखो जरा, एक है ग्लाइकोलिसिस और दूसरी है, आप मुझे बताइए जरा, क्रेब्स साइकिल। तो इनको जो जोड़ने वाला वो ये कन्वर्जन है। तो 2 को जोड़ने वाला है, इसीलिए आप मुझे बताइए जरा, इसको क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। क्या बोल देते हैं इसको? लिंक रिएक्शन। क्योंकि ये 2 मेजर रिएक्शन को लिंक कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म को माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्ट कर रहा है। ये कौन सी जगह है? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज साइटोप्लाज्म। ये कौन सी जगह है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप मुझे बताना जरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेन रिएक्शन और साइटोप्लाज्म की मेन रिएक्शन को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए आप मुझे बताइए जरा, इसको क्या बोल देते हैं? लिंक रिएक्शन।
और क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल, आप मुझे बताओ जरा, सॉरी यहां पर तो वैसे भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, समझ में आ गया, इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस से यहां पर क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। याद रखना, यहां से लेके यहां तक कहीं भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, इस बात को समझ लो। ग्लाइकोलिसिस 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 से लेके, इस बात को बहुत अच्छे समझना, ना ही ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूज होती है, ना ही लिंक रिएक्शन में होती है, ना ही क्रेब्स साइकिल में होती है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। क्लियर हो गया। लेकिन ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन हो या ना हो उसके बिना भी हो सकती है, लेकिन ये बाकी जो दो रिएक्शन है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, जिसके अंदर हमेशा ऑक्सीजन होती है, यूज नहीं होती लेकिन ऑक्सीजन होती है। समझ में आ गया, ऑक्सीजन यूज नहीं होती लेकिन ऑक्सीजन होती है। याद रखना, इन तीनों ही प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज नहीं होती। क्लियर हो गया, ऑक्सीजन यूज नहीं होती, बन जाएगा। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन केवल और केवल ETS के टर्मिनल पोर्शन में यूज होती है। याद करो, हमने बोला था रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल पोर्शन इन ETS, स्टेटमेंट लिखा है ना, समझ में आ गया? तो ये सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ऑक्सीजन को यूज नहीं करती कोई भी रिएक्शन, इनमें से कोई भी रिएक्शन ऑक्सीजन को यूज नहीं करती। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं, बोलो जरा, ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन and Krebs cycle cannot utilize ऑक्सीजन। ये कोई भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते, ये कोई भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते। सभी को बात समझ में आ गया? ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन ये दो रिएक्शन क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही हैं, अब आप इस तरीके से समझना। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो आप कोई बदमाशी घर के बाहर कर रहे हो, समझ में आ गया? क्या कर रहे हो? आपको एक बदमाशी घर के बाहर कर रहे हो, ठीक है? अब आपके पापा घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो कहीं और बदमाशी कर रहे हो, ठीक है? लेकिन अब आप मुझे बताओ जरा, आप घर के अंदर बदमाशी कर रहे हो, ठीक है? आप घर के अंदर बदमाशी कर रहे हो, तो आपके पापा तो हैं, भले ही उनको पता नहीं चल पाया, लेकिन आप बदमाशी तो कर रहे हो। तो ये सभी को बात समझ में आ गई? ये यूटिलाइज नहीं करते, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन केवल और केवल ETS में होता है। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है लेकिन ऑक्सीजन यूज नहीं होता, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बन जाएगा। आगे बढ़ जाएं। ये देखो जरा, इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ CO2, डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2 अकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बन जाएगा। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलिए जरा जल्दी से। आगे बढ़ जाएं। चलो जरा, अब आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि ये जो एंजाइम होता है, ये एक एंजाइम नहीं होता, ये 3 एंजाइम का ग्रुप होता है। अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? ये आपको पढ़ाया था फॉर इसको, जिससे कि आपको विटामिन के यूज समझ में आ जाए, इसीलिए बताया था, जो आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में काम आ जाता है, इसीलिए बताया था। अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। ये मैंने आपको बताया था कि पहला एंजाइम CO2 निकालेगा, दूसरा एंजाइम कोएंजाइम को जोड़ेगा, तीसरा एंजाइम क्या करेगा, यहां पर FAD को जोड़ देगा और जो 2 हाइड्रोजन बन गए थे उनको यूज कर लेगा। और इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? डीकार्बोक्सिलेशन की। सब मैंने आपको बता दिया। ये देखो जरा, पहला एंजाइम इससे CO2 को निकाल देगा, ठीक है? अब इससे आप मुझे बताना, जो 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे उसको तीसरा एंजाइम यूज करके ये बना देगा, दूसरा एंजाइम इसमें कोएंजाइम ऐड कर देगा और तीसरा एंजाइम इसमें FAD को ऐड कर देगा। बन जाएगा। चलो जरा, अब हम क्रेब्स साइकिल को पढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, इतना सभी को याद हो गया? बोलो जरा, क्या इतना सभी को अच्छे से याद हो गया?
सभी को इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? मुझे बताओ 12th वालों का जो है वो बायो का पेपर हो चुका है ना? कैसा गया आपका पेपर? कैसा गया आपका पेपर? आगे बढ़ जाएं? चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा सभी लोग अच्छे से ध्यान रखना, सभी लोग अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से इस चीज को अच्छे से आप समझना। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? क्रैप साइकिल। सभी लोग कॉपी पेन बंद कर दो, ठीक है? और जरा ध्यान से समझो। तो क्रैप साइकिल को याद करने का निमोनिक्स क्या हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। क्रैप साइकिल को याद करने का निमोनिक्स क्या हो जाएगा? बोले जरा। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। फिर से आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई, जरा सभी लोग इसको 5 बार टाइप करो जरा। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से। देखो हमने कितने टाइम में पढ़ा था, सब कुछ हमारा हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ, सी से क्या बोल देंगे? कैन। आई से आए, इससे हम क्या बोल देंगे? कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर बन जाएगा। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर सभी को बन जाएगा। इतना याद हो गया तो फिर हम आगे बढ़े। इतना याद हो गया तो क्या हम आगे बढ़े? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। फिर से मुझे बताओ, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर सभी को बन जाएगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोले जरा जल्दी से। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर बन जाएगा। आगे बढ़ जाएं? चलो अब देखो जरा, अब हम एक एक को याद करते हैं, ठीक है? एक एक को याद करते हैं। तो मुझे बताओ जरा, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ जरा, सी से क्या हो जाएगा? सी से क्या था? सिट्रेट। क्या था आप मुझे बताओ जरा? सिट्रेट। आई से क्या था? आइसोसिट्रेट। क्या था आप मुझे बताओ जरा? आइसोसिट्रेट। के से क्या था आप मुझे बताओ जरा? अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या था आप मुझे बताओ जरा? अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या था आप मुझे बताइए जरा? अल्फा कीटोग्लूटारेट। सभी को क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, एस से हम क्या बोलेंगे? सक्सीनाइल कोएंजाइम। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? सक्सीनाइल कोएंजाइम। एस से हम क्या बोलेंगे? सक्सीनेट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? सक्सीनेट। एफ से हम क्या बोलेंगे? फ्यूमेरेट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? फ्यूमेरेट। एम से हम क्या बोलेंगे? मैलेट। क्लियर हो गया? और ओ से हम क्या बोलेंगे? ऑक्सैलो एसीटेट। क्या बोलेंगे? ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। तो इसको जरा आप लोग अपनी कॉपी में 5 बार लिखो। इसको आप लोग जरा अपनी कॉपी में 5 बार लिखो। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। इसको आप लोग अभी अपनी कॉपी में 5 बार लिखो। समझ में आ गया? मैंने आपसे क्या बोला कि 11th का, मैंने आपसे बोला था ना 12th आपका जोरदार होगा, तो 11th बहुत कम टाइम में हो जाएगी। और याद रखना 11th के मैं उन्हीं टॉपिक्स को बहुत ज्यादा फोकस करूंगा जहां से क्वेश्चंस बनते हैं।
तो आपका ये रिवीजन बहुत ज्यादा ही आपके काम आएगा। और अप्रैल में हम लोग करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। समझ में आ गया? क्या करेंगे? जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हर तरीके के। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन? स्टेटमेंट वाइज, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन क्वेश्चन, इनकी हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। बात समझ में आ गई? तो जोरदार तरीके से बहुत ही जोरदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर के ऊपर। बात समझ में आ गया? तो आपको सब कुछ उस समय रेट्रोग्रेसिवली भी आपको क्लियर होता जाएगा। तो उस समय बस आप 40-45 मिनट की वो क्लास अटेंड कर लेना और आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? तो ये सभी को याद हो गया? आगे बढ़ जाएं? क्लियर हो गया? आगे बढ़े? बोलो जरा जल्दी से। ये देखो जरा बन जाएगा। अब आप मुझे बताना, अब हम एक एक स्टेप को देखते हैं। अब हम किसको देखते हैं? एक एक स्टेप को देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताना, इस सिट्रिक एसिड साइकिल का या क्रेब्स साइकिल का, ये हम बात कर रहे हैं, दिस इज क्रेब्स साइकिल। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप इसका होता है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट या एसिडिक एसिड। क्लियर हो गया? इसमें कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। तो इसका मतलब आप मुझे बताइए, ये इसका फर्स्ट मेंबर है। यहां से शुरुआत हो रही है। बात समझ में आ गया? यहां से क्या हो रही है आप मुझे बताइए जरा? शुरुआत हो रही है। यहां से क्या हो रही है आप मुझे बताइए जरा? शुरुआत हो रही है। और जब ये शुरुआत होगी तो यहां पर आप मुझे बताना, जो पहला मेंबर बनेगा वो बनेगा सिट्रिक एसिड। वो क्या बनेगा आप मुझे बताओ? सिट्रिक एसिड, या फिर हम क्या बोलेंगे? सिट्रेट। और मुझे बताओ इस सिट्रेट के अंदर कितने कार्बन है? ये पहला प्रोडक्ट है। आप मुझे बताओ इसके अंदर 6 कार्बन है। दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट। अच्छे से समझना, ये क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट। ये फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो मुझे बताओ 4 से 6 हो गया कैसे? 4 से 6 हो गया कैसे? बोलो जरा जल्दी से। 4 से 6 हो गया कैसे? 6 हो गया, बोलो जरा जल्दी से। 6 ऐसे हो गया कि आप याद करो, जो यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए था वो यहां पर आ गया, क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन है? इसके अंदर 2 कार्बन है। तो इसके 4 कार्बन और इसके 2 कार्बन, 4 और 2 कितने हो गए? 6। इसमें और हम क्या मिला देते हैं भाई? पानी वानी पिला देते हैं भाई। पहला मेंबर है, पानी वानी पिला देते हैं। क्या बुराई है? तो इसको क्या दे देंगे? पानी। क्या दे देंगे आप मुझे बताइए जरा? इसको क्या दे देंगे? पानी दे देंगे। क्या दे देंगे इसको? बताइए जरा। इसको क्या दे देंगे? पानी दे देंगे। क्या दे देंगे? इसको पानी दे देंगे। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या दे देंगे आप मुझे बताओ जरा? इसको पानी दे देंगे। तो किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, और यहां पर सिट्रेट बन रहा है। सिट्रेट बन रहा है तो इसीलिए एंजाइम का नाम होता है सिट्रेट सिंथेटेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाता है? सिट्रेट सिंथेटेज। क्या नाम हो जाता है? सिट्रेट सिंथेटेज। क्लियर हो गया? क्या नाम हो जाता है? सिट्रेट सिंथेटेज। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? सिट्रेट सिंथेटेज। क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाता है सिट्रेट सिंथेटेज। और मजे की बात यह है कि इस सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो मुझे बताओ जरा, इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं? 3। तो इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है। इसको TCA भी बोल देते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप मुझे बताना जरा, इसको क्या बोल देंगे? बोलिए जरा जल्दी से, इसको क्या बोल देंगे? बताओ जरा। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये स्टेटमेंट है, क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा? क्या बोलेंगे? सिट्रिक एसिड साइकिल। रीजन? सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलेंगे? क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है। दूसरा मुझे बताओ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बोलेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलेंगे इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? क्योंकि आप मुझे बताओ जरा, इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप खुद ही देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है?
तीन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? आगे बढ़ जाएं। ये देखो जरा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सिट्रिक एसिड द फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सिट्रिक एसिड साइकिल। वो फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया तो एक बार जरा तीर चला दो। हो गया तो भाई लोगों एक बार जरा जल्दी से तीर चला दो। अब आप देखना जरा, अब हम क्या बना रहे हैं? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। ये मैंने बना दिया। अब आप जरा ध्यान से देखना, बस मुझे बताओ, यहां पर 4 कार्बन है। ठीक है, यहां पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। यहां पर भी 4 कार्बन है। तो मुझे बताओ, सक्सिनाइल कोएंजाइम से लेके यहां तक क्या कार्बन का लॉस और गेन होगा? बताओ जरा, मुझे बस इतना सा बता दो। मुझे बस इतना सा बता दो, फटाफट आप मुझे बताइए कि यहां से लेके इतने स्टेप में, मुझे बताना, इतने से स्टेप में, ये जो स्टेप यहां पर है, इस स्टेप में आप मुझे बताइए, सब जगह पर 4 कार्बन है। तो क्या यहां पर कार्बन का लॉस और गेन होगा क्या? तो आप मुझे बताओ, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें कार्बन का लॉस या गेन नहीं होता। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर एस से लेके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से लेके आप मुझे बताओ जरा ऑक्सैलो एसिडिक एसिड तक, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से लेके ऑक्सैलो एसिडिक एसिड तक, नो गेन और लॉस ऑफ कार्बन। समझ में आ गया? किसी भी कार्बन का लॉस या गेन नहीं हुआ। किसी भी कार्बन का लॉस या गेन नहीं हुआ। अब देखते जाओ, यहां पर है 6 कार्बन, यहां पर भी है 6 कार्बन। बताओ कितने कार्बन का लॉस हुआ? बताओ जरा, इस स्टेप में भी कितने कार्बन का लॉस हुआ? बताओ जरा, ये वाले स्टेप में भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ। ये वाले स्टेप में भी आप मुझे बताइए जरा, कार्बन का लॉस नहीं हुआ। क्लियर हो गया? ये वाले स्टेप में भी आप मुझे बताओ, लॉस और गेन नहीं हुआ। कहां पर आप मुझे बताइए जरा, लॉस या गेन हुआ था? यहां पर आ गया था एसिटाइल कोएंजाइम ए, लेकिन सिट्रेट से यहां तक अगेन लॉस या गेन नहीं हुआ। अब मुझे बता दो जरा, यहां पर प्रेजेंट है 6, यहां पर प्रेजेंट है 5 और यहां पर प्रेजेंट है 4। इसका मतलब आप मुझे बताना, इसका मतलब आप मुझे बताना, यहां पर गेन हुआ है कार्बन का, यहां पर गेन हुआ है कार्बन का, लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ, एक कार्बन का लॉस हुआ है, क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है, और यहां पर भी एक लॉस हुआ है इस तरीके से। तो मुझे बताओ जरा, कितने कार्बन का लॉस हो गया? कितने? ये क्या हो रहा है यार? इतना ज्यादा वीडियो ग्लिच क्यों हो रहा है आज? फिर से लैग हो गया यार।
अभी सब कुछ क्लियर है? देखो जरा, एवरीथिंग इज क्लियर? रुकावटें आए तो समझ जाओ काम अच्छा हो रहा है। समझ में आया? रुकावटें यदि आ रही है तो इसका मतलब काम सही हो रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है। तो मुझे बताओ जरा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं? तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया? एवरीथिंग इज क्लियर? चलो, एक ब्रेक मिल गया था आप लोगों को, है ना? तो आगे बढ़े, चलिए जरा। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पर तो गेन हुआ 2 कार्बन का, जिससे 4 से 6 हो गया, है ना? अब मुझे बताओ, 6 का 6 है, लेकिन यहां का 6 से 5 हो गया। तो मुझे बताओ, यहां पर एक CO2 लॉस हो गई। और मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी कार्बन उड़ेगा 2 हाइड्रोजन अनाथ हो जाएंगे, और वहां पर कौन प्रोड्यूस होगा? बोलो जरा, कौन वहां पर प्रोड्यूस होगा? NADH प्रोड्यूस होगा। कौन प्रोड्यूस होगा? आप मुझे बताओ जरा, कौन प्रोड्यूस होगा? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। NADH प्रोड्यूस होगा। कौन प्रोड्यूस होगा वहां पर? NADH प्रोड्यूस होगा। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कौन प्रोड्यूस होगा? NADH प्रोड्यूस होगा। तो इन दोनों जगह से एक एक NADH प्रोड्यूस होगा, और ये फर्स्ट स्टेप है। तो मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट स्टेप से हमेशा किसी ना किसी चीज का गेन होगा। तो मुझे बताओ जरा, 3 NADH गेन हो रहे हैं, कौन कौन से स्टेप से गेन हो रहे हैं? पहला I से K के बीच, K से S के बीच में, और M से O के बीच में। यहां पर क्या गेन हो रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, क्या गेन हो रहे हैं? फिर से आप मुझे बताना जरा। NADH। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूं, क्योंकि आपका लिंक टूट गया था, तो हम इसको फिर से लिंक करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं बना ले रहा हूं कैन आई, बोलते जाओ, कीप सेलिंग टेम्पो फॉर मनी ऑफिसर। अब मुझे बताओ, सबसे पहला स्टेप ये है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। समझ में आ गया? ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है? जब ये फर्स्ट है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज लास्ट स्टेप। सभी कोई बात अच्छे से समझ में आ गई? तो आप मुझे बताओ, ये फर्स्ट स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है? आप मुझे बताना जरा। फर्स्ट स्टेप है। और इसके पहले जो है वो आप मुझे बताओ जरा, ये कौन सा स्टेप हो जाएगा? दिस इज लास्ट स्टेप। ये कौन सा स्टेप हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज लास्ट स्टेप। ये कौन सा स्टेप है? लास्ट स्टेप है। अब इसके बाद आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, हमने क्या बोला? इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। इसके बाद सबके सब में क्या है? आप मुझे बताइए जरा। 4 है। इसके बाद सभी में क्या प्रेजेंट है? 4 प्रेजेंट है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताइए कि यहां पर कहां कहां पर CO2 का लॉस होगा। चलो हम देख लेते हैं। इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन इसमें 5 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो इन दो जगह पर क्या हो रहा है? CO2 का लॉस हो रहा है। ये देखो जरा, ये हमने CO2 को उड़ा दिया। ये हमने क्या कर दिया? CO2 को उड़ा दिया। हमने क्या कर दिया? CO2 को उड़ा दिया। अब आप मुझे बताना जरा, जब इन जगहों पर हमने CO2 को उड़ा दिया, तो यहां से जो 2 हाइड्रोजन बच गए, ये देखो जरा, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, इन 2 हाइड्रोजन को लेने के लिए आप मुझे बताइए जरा, कौन आ जाएगा? NADH। तो एक NADH यहां से मिलेगा, एक NADH यहां से मिलेगा, और लास्ट स्टेप से एक NADH मिलेगा। तो मुझे बताओ जरा, टोटल कितने NADH मिल जाएंगे? 1 2 3। कितने NADH मिल जाएंगे? बोलो जरा जल्दी से, कितने हो जाएंगे? बोले जरा जल्दी से, कितने हो जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। 3 NADH मिल जाएंगे। तो टोटल यहां पर NADH कितने गेन हो गए? हमको 3 NADH का गेन हो गया। अब जरा इस रिएक्शन में मुझे बता दो, कितने CO2 का लॉस हुआ? बताओ जरा। अभी तक हमको किस किस चीज का गेन हुआ? गेन ऑफ 3 NADH एंड लॉस ऑफ 2 कार्बन।
और ये दो कार्बन कहां से आए थे आप मुझे बताइए जरा। ये दो कार्बन आए थे, ये है वो दो कार्बन जो कहां से आए थे, एसिटाइल कोएंजाइम से आए थे। जो कहां से आए थे, एसिटाइल कोएंजाइम से आए थे। पहले पाइरुवेट के कार्बन को पहले निकाल दिया, अब जो दो बचे हुए हैं उनको यहां से निकाल दिया, अब जो दो बचे हुए हैं उनको क्या कर दिया, यहां से निकाल दिया। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ईमानदारी से मुझे बता दो। अब देखना जरा, F के नीचे, ये जो F है इसके नीचे मिलता है FADH2। क्या करेगा, ये जो FAD है इससे दो हाइड्रोजन को निकालेगा, इससे क्या करेगा, इस सक्सीनेट से दो हाइड्रोजन को निकालेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। और दोनों S और S के बीच में, S और S के बीच में मिलता है GTP। क्या मिलता है, GTP। और ये GTP क्या करेगा, अपने फॉस्फेट को दे देगा ADP को, तो ADP को दे देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। तो मुझे बताना, अकेन ATP बनाने के लिए ये सबस्ट्रेट काम आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको 5 बार बनाओ, इसको अभी 5 बार बनाओ। याद रखना ये पूरे के पूरे चैप्टर की जान है, क्रेब्स साइकिल। क्लियर हो गया, आपको ग्लाइकोलिसिस याद है, अब आपको ग्लाइकोलिसिस याद है, अब आप इसको कर लीजिए जल्दी से। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या रिवीजन क्लासेस मैंडेटरी हैं। बेटा मेरी रिवीजन क्लासेस तो आप जरूर अटेंड करना। देखो इससे कोई ऐसा फायदा तो है नहीं है कि आप मुझे बताओ जरा, कोई इसमें मुझे कोई वैल्यू एडिशन हो जाएगा या फिर मान लो कोई इसमें वो बढ़ जाएगा, इससे आपका फायदा है। समझो जरा, क्योंकि जितना अच्छा रिवीजन मैं करा दूंगा उतना अच्छा रिवीजन आप नहीं कर पाओगे। जिन चैप्टर्स को रिवीजन रिवाइज मैं करा दूंगा उसके बाद जब आप उनको रिवाइज करोगे ना तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है। और मैं उन पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करूंगा जिनसे मुझे लगता है कि एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन देता है, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना, मेरी रिवीजन क्लास यदि आपने मिस कर दी तो आपने बहुत बड़ी चीज जो है वो मिस कर दी। समझ में आया? तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं, बोलो जरा। इसको 5 बार लिखो। एस और एस के बीच में जीटीपी, एस और एस के बीच में जीटीपी मिलेगा, और जीटीपी से आप मुझे बताओ एटीपी मिल जाएगा। फिर हम सारे एंजाइम्स के नाम देख लेते हैं, फिर हम सारे एंजाइम्स के नाम देख लेते हैं। फटाफट हम किसके नाम देख लेते हैं, एंजाइम के नाम देख लेते हैं। आगे बढ़े, चलो जरा। अब आप देखना, अब मैं आपको क्या बना के बता रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, इतना याद हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या याद करते हैं, एंजाइम्स के नाम। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। सभी को क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ, यहां पर सिट्रेट बन रहा है, क्लियर हो गया? तो यहां पर एंजाइम का नाम आ जाएगा सिट्रेट सिंथेटेस। क्या नाम आ जाएगा, आप मुझे बताइए जरा। सिट्रेट सिंथेटेस, क्या नाम आ जाएगा, सिट्रेट सिंथेटेस। बोलिए जरा जल्दी से, यहां पर नाम क्या आ जाएगा, सिट्रेट सिंथेटेस नाम आ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? अब आप मुझे बताना, यहां से आइसोसिट्रेट बन गया। क्या बन गया, आइसोसिट्रेट बन गया। क्लियर है? कैसे बन गया अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया। और इस प्रोसेस में आप मुझे बताना जरा, इस प्रोसेस में एक CO2 निकली थी, तो आप मुझे बताओ जरा, CO2 निकली थी और 2 हाइड्रोजन भी निकले थे, तो आप मुझे बताओ डिहाइड्रोजिनेज बना दें। यहां पर भी एक डिहाइड्रोजिनेज बना दें, और एक हाइड्रोजन आप मुझे बताओ जरा, यहां से भी निकला था, तो यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज बना दें, और यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज बना दे। तो आप मुझे बताना जरा, यहां से भी आप मुझे बताओ क्या हुआ था। इस FAD ने क्या किया था, इससे हाइड्रोजन को निकाला था, तो क्या बन गया था, FADH2। अब जरा ध्यान से देखते जाओ, बहुत अच्छे से इसको समझते जाओ। यहां पर आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन निकला, तो नाम क्या हो जाएगा एंजाइम का, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। देखो आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन निकला तभी तो NADH मिला ना, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा,
आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या, के से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे बताओ जरा, अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस क्या हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। यहां पर आप मुझे बता दो, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, क्या नाम हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर हो गया। और यहां पर आप मुझे बताओ, सक्सीनेट से निकल रहा है तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले ये चारों डिहाइड्रोजिनेस के नाम आप 4 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, जल्दी से लिखिए, 4 बार लिखिए। बेटा डरने से कुछ नहीं होता, समझ में आ गया। आप डरोगे अननेसेसरी में, पहले एड्रेनलिन फिर थायरोक्सिन का ज्यादा सिक्रीशन करोगे, इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। तो डर से कुछ होना ही नहीं है। यदि आपने साल भर पढ़ाई करी है तो आउटपुट वैसा ही आएगा। समझ में आ गया, जिस गति से है चला तू उस गति को पाएगा। यदि तुमने साल भर पढ़ाई करी है तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, नहीं पढ़ाई करी है तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझो। और यदि तुमने नहीं पढ़ाई करी है तो अभी अपनी पूरी जान झोंक दो। यदि तुमने पूरी जान झोंक दी तो हो सकता है तुम सिलेक्शन के बिल्कुल पास पहुंच जाओ। और यदि तुमने ऐसा कर दिया कि तुम सिलेक्शन के पास पहुंच गए तो तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हो सकता है तुम अगले साल टॉप 100 में आ जाओ। किस में आ जाओ? टॉप 100 में आ जाओ। तो इसीलिए इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझो, बहुत ही अच्छे से इस बात को समझो कि अपनी पूरी ताकत लगा दो। सिलेक्ट हो जाओगे तो अच्छा है, नहीं होगे तो और अच्छा है, अगले साल के लिए और अच्छे रास्ते खुलेंगे। इस बात को समझो, डरने से घबराने से कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाएं। सभी को ये पूरा क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलो जरा। अब बाकी जो स्टेप बच गए, बाकी जो स्टेप बच गए उनके एंजाइम्स के नाम याद कर लें। तो मुझे बताना जरा, एस और एस के बीच में एटीपी मिल रहा था, जब भी एटीपी मिलेगा तो काइनेज आएगा। और यहां जीटीसी से मिल रहा था तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा जीटीपी थायोकाइनेज, क्योंकि इसमें सल्फर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, जीटीपी थायोकाइनेज। और एफ के ऊपर एंजाइम आ जाता है फ्यूमेरेज। एफ के ऊपर एफ, एफ के ऊपर एफ, एफ के ऊपर एफ, एफ के ऊपर एफ, एफ के ऊपर एफ। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, एफ के ऊपर एफ हो जाएगा, एफ के ऊपर एफ हो जाएगा, एफ के ऊपर एफ हो जाएगा। तो सभी को ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिए। हो गया? अब देखो जरा, इन दोनों के बीच में पहले इतने एंजाइम के नाम याद हो गए, सबसे पहले इनके नाम याद करो। सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेस के नाम याद करो। कितने लोगों को एंजाइम्स के नाम याद हो गए वो लोग हाथ ऊपर करिए। कितने लोगों को एंजाइम्स के नाम याद हो गए वो लोग हाथ ऊपर करिए। जल्दी से आप लोग हाथ ऊपर करिए। कितने लोगों को एंजाइम्स के नाम याद हो गए? फटाफट। जितने लोगों को एंजाइम्स के नाम याद हो गए, चारों डिहाइड्रोजिनेस के नाम याद हो गए, वो लोग हाथ ऊपर करिए सबसे पहले। हो गया? ये देखो जरा, सब कुछ आपको बन जाएगा। यहां पर जीडीपी से जीटीपी बना और इस जीटीपी ने अपने एटीपी को यहां पर दे दिया। मैं आपको बता चुका हूं कि जीटीपी और एटीपी में क्या डिफरेंस है। जीटीपी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सबको बता चुका हूं, 12th वालों को भी बता चुका हूं। कहां पर आया था याद करो, ट्रांसलेशन में आया था, बताया था ना कि जीटीपी इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एटीपी आप मुझे बताओ जरा, नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कैश है और वो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। समझ में आ रहा है? वो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, ये सबको याद है? एक बार जरा इस डायग्राम को बनाओ, एक बार जरा इस डायग्राम को फिर से बनाओ, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। फिर हम इसका क्या देखते हैं आप मुझे बताना जरा। फिर हम इसका देखते हैं बैलेंस शीट। एक एक स्टेप का बैलेंस शीट देखते हैं। यदि आपको बैलेंस शीट बन गया ना
तो आपको फिर किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर हो गया? जीटीपी इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड एंड एटीपी इज लाइक अ कैश। जीटीपी क्रेडिट कार्ड की तरह होता है और एटीपी कैश की तरह होता है। डन? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, ये देखो जरा, मैंने कई बार आपको याद कराया था, कई बार मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। ये देखो जरा, ये सारे के सारे एंजाइम्स के नाम हमने लिख लिए, चारों एंजाइम्स के नाम याद लिख लिए। अब बाकी एंजाइम, अब देखना जरा, सिट्रेट सिंथेटेज बन गया, बस ये बचा हुआ है। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में एक एंजाइम आ जाता है जिसका नाम होता है एकोनाइटेज। क्या नाम होता है? एकोनाइटेज। चलो बना के बताता हूं। यहां पर बीच में एक आ जाता है एकोनाइटिक एसिड, एक इंटरमीडिएट बन जाता है एकोनाइटिक एसिड, बट ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अब होता क्या है, आप इस बात को समझना। यहां पर सबसे पहले क्या किया था, यहां पर पानी को मिलाया था, ये मिला दिया पानी को, यहां पानी को निकाल लिया था, ठीक है, और फिर से यहां पर पानी को ऐड कर दिया था। क्या कर दिया था? यहां पर पानी को ऐड कर दिया था। समझ में आ गया? तो सिट्रेट से ये क्या बन गया था? आइसोसिट्रेट। देखो, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट आइसोमर्स है, लेकिन ये कैसे हैं आप इस तरीके से समझना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, इनके दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। समझ में आ गया? या स्ट्रक्चरल बोलो या जो भी आइसोमर्स आप बोलो, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, ये सिट्रेट है और ये क्या हो जाएगा? आइसोसिट्रेट। क्लियर हो गया? तो यहां पर एक एकोनाइटिक एसिड आ जाता है और यहां पर एंजाइम आ जाता है एकोनाइटेज। कौन सा एंजाइम आ जाता है आप मुझे बताओ जरा? एकोनाइटेज। कौन सा एंजाइम आ जाता है? एकोनाइटेज। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां पर कौन सा एंजाइम आया था? सिट्रेट सिंथेटेज। यहां पर कौन सा एंजाइम आया था? सिट्रेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम आया था मुझे बताइए जरा? सिट्रेट सिंथेटेज आया था। कौन सा एंजाइम आया था मुझे बताइए जरा? सिट्रेट सिंथेटेज आया था। बन जाएगा, ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया एकोनाइटेज। आयरन कंटेनिंग होता है, पानी मिलाया, फिर निकाला, फिर मिला दिया। समझ में आ गया? तो ये आपको बन जाएगा। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आपको ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर FADH क्यों मिलता है, क्योंकि यहां पर अगल बगल के कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, जिसको निकालना बहुत आसान है, लेकिन यहां पर बहुत ही कार्बन के पास वाले हाइड्रो से निकलता है, इसीलिए इसको निकालना बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, इसलिए यहां NAD+ आ जाता है। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये आपको सब कुछ क्लियर है, ये आपको इतना अब पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल आपको उस समय पढ़ाया था, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ये सब आपको अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्रेब्स साइकिल को एक बार रीड कर लो, क्रेब्स साइकिल को एक बार रीड कर लो, क्रेब्स साइकिल को एक बार जल्दी से रीड कर लो। First discovered by Hans Krebs. First stable product of Krebs cycle is citric acid. That's why it is called as citric acid cycle. Citric acid contains three carboxylic group. That's why it is called as tricarboxylic acid cycle. 8-step reaction. Isocitrate dehydrogenase is a pacemaker. और मुझे बताओ जरा, नेट गेन कितना हो रहा था? 3-3 हो रहा था, 1-1 हो रहा था, ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलिए जरा जल्दी से। चलो बैलेंस शीट में आपको पढ़ाता हूं। पहले बैलेंस शीट पढ़ा दूं, बैलेंस शीट पढ़ा दूं, बोलो जरा जल्दी से। बहुत ताकत लगती इतने जल्दी जल्दी कराने में, पेट दुखने लगा। चलो जरा अब आप अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ग्लूकोज। मुझे बताओ जरा, ग्लूकोज से यहां पर क्या बन गए थे? 2 पायरुवेट। क्या बन गए थे आप मुझे बताओ जरा? 2 पायरुवेट। क्लियर हो गया? इसमें कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या क्या हमको मिला था? बोलते जाओ जरा जल्दी से। यहां पर मिला था हमको, नेट गेन हुआ था 2 ATP का।
एंड 2 NADH का। किसका नेट गेन हुआ था? 2 ATP का नेट गेन हुआ था, और हमको किसका हो गया था? 2 NADH का हो गया था, यही मिला था। और आप मुझे बताइए जरा, लॉस ऑफ कार्बन और विदाउट लॉस ऑफ कार्बन, यहां पर हम क्या बोलेंगे? नो लॉस ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे? नो लॉस ऑफ कार्बन बन जाएगा। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, इसके बाद में सेकेंड रिएक्शन, इसके बाद में मुझे बताना जरा सेकेंड रिएक्शन। इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें कितने कार्बन है? जिसमें 2 कार्बन है। कितने कार्बन है आप मुझे बताइए जरा? इसमें 2 कार्बन है। तो अब जब 2 कार्बन है तो मुझे बताओ जरा, यहां से क्या हो गया था? CO2 उड़ गई थी, और यहां से क्या मिला था? NADH। बताओ जरा, यहां से क्या मिला था? NADH। तो मुझे बताइए जरा, यहां पर कितने का गेन हुआ था? 2 NADH का। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हुआ था? लॉस ऑफ 2 कार्बन। बोलो जरा, हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ टोटल 2 कार्बन। टोटल 2 कार्बन, 2 कार्बन का टोटल लॉस हुआ था। 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुई थी। अब आप मुझे बता दो जरा, यहां से अब मैं इसको रन करा रहा हूं। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? तो अब मुझे बता दो जरा, यहां पर मुझे बता दो जरा, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर जल्दी से मुझे बताइए, कहां कहां से CO2 का लॉस हुआ? भाई देखो, 4 कार्बन बचे तो 4 का टोटल लॉस हो जाएगा। 2 का यहां से और 2 का यहां से। तो जहां जहां से लॉस हुआ वहां वहां से NADH मिल जाएगा। ये मिल गया NADH, ये मिल गया यहां से NADH, ये मिल गया NADH, और एक NADH लास्ट स्टेप से। अब मुझे बताओ, FADH कहां से मिला था? F के नीचे FADH, F के नीचे FADH, और S और S के बीच में आप मुझे बताओ जरा, क्या मिलेगा? ATP। क्या मिलेगा? ATP। तो अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर टोटल कितना गेन हो रहा है? एक एक ATP यहां से हो रहा है, तो मैं बोल दूं 1 + 1 ATP। बोलो जरा जल्दी से, क्या बोल रहा हूं? 1 + 1 क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, ATP। फिर आप मुझे बताना जरा, NADH कितने मिल रहे हैं? 3 और 3 6, मतलब 3 + 3, 3 + 3 NADH मिल जाएंगे। आप मुझे बताओ, FADH कितने मिल रहे हैं? आप मुझे बताना जरा, 1 + 1 FADH2। FADH2 with loss of how many carbon? Loss of 4 carbon। loss of 4 carbon। लॉस ऑफ 4 कार्बन। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या इतना सभी को याद हो गया? क्या इतना सभी को याद हो गया? यदि इतना सभी को याद हो गया, इतना सभी को याद हो गया, इतना सभी को याद हो गया, बोलो जरा जल्दी से, इतना सभी को याद हो गया, तो फटाफट फटाफट मुझे बताइए, क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से बताओ। डिफिकल्ट लेवल के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बस मुझे ईमानदारी से बता दो। बोलो जरा, अब टोटल कर लो, नेट गेन कितना हो रहा है? ATP कितने गेन हो रहे हैं? 2 और 2 4 सबस्ट्रेट लेवल से। NADH कितने गेन हो रहे हैं? 2 2 4 और 6 10। FADH कितने मिल रहे हैं? 2। टोटल लॉस कितना हो रहा है? 2 + 4 कितना हो गया? 6। 2 + 4 कितना हो गया? 6। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर यदि मैं इस तरीके से बनाऊं, यदि मैं इस तरीके से बना दूं, तो आप मुझे बताना, एक सिंपल सी, बिल्कुल एक सिंपल सी चीज बताना, कितने ATP मिल जाएंगे? 4 ATP मिल जाएंगे। फिर आप मुझे बताओ जरा, यहां पर NADH कितने मिल जाएंगे? 10 NADH मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? आप मुझे बताओ, 10 NADH मिल जाएंगे। FADH कितने मिल जाएंगे? 2 FADH2 मिल जाएंगे। ये 2 FADH2 मिल गए विथ लॉस ऑफ, आप मुझे बताओ जरा, कितने हो जाएंगे? विथ लॉस ऑफ 6 कार्बन। विथ लॉस ऑफ 6 कार्बन। आप देखो जरा, ग्लाइकोलिस ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, 6 के 6 क्या हो गए? CO2 में कन्वर्ट हो गए। इसको अभी 5 बार लिखो। यदि आपने इतना, आपको समझ में आ गया, इतना आपको यदि बन गया, तो आप बस, आपसे इसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर हो गया?
हो गया? सभी को अच्छे से समझ में आया? आप बताइए जरा जल्दी से। चार कार्बन का लॉस कैसे हुआ बेटा? एक, दो, तीन, चार। भाई ग्लूकोज आ रहा है तो दो बार क्रेब्स साइकिल रन हो रही है ना, तो ये चार हो गया कि नहीं हो गया? अब आ गया सभी को समझ में? चलो ठीक है, इसके बाद का हम लोग पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बीच में यदि कोई क्लास मिलेगी तो उस क्लास में हम कर लेंगे। ईटीएस को अच्छे से समझेंगे जोरदार तरीके से, और ईटीएस के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? आप मुझे बताओ जरा। ईटीएस के बाद में हम लोग फटाफट फिनिश कर लेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लियर हो गया? क्या पढ़ेंगे हम लोग? फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। तो आपके मेजर टॉपिक्स जो है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी से ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। एक्चुअली हुआ क्या ना, आज बने थे रसम वड़े, दबा के खा लिए भाई ने। समझ में आ गया? आप दबा के खा लिए यहां तक, क्लास के जस्ट पहले। ठीक है, तो अब क्लास के पहले जस्ट खूब सारे खा लिए यहां तक, तो अब चल रहा हूं तो सारे के सारे रसम बड़े जो है ना वो ऐसे रसम के साथ में डसम डसम भी कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ईटीएस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।